तो जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, है ना, वो क्या हो सकते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, इन्हें आर समूह कहते हैं। आर समूह याद है, जो क्रियात्मक परिवर्तनशील समूह अम्ल जो परिवर्तन लाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो हम देख क्या रहे थे, हम लिपिड्स देख रहे थे। लिपिड में भी कौन सा हम देख रहे थे, वसा अम्ल देख रहे थे, फैटी एसिड देख रहे थे। तो जिसमें कि कार्बोक्सिलिक समूह CH से, जो हम क्या कहते हैं, कार्बनिक समूह से कार्बोक्सिलिक समूह अम्ल जुड़ने से क्या हो जाता है, हमारे फैटी एसिड बनते हैं। तो यहाँ पर कार्बनिक कंपाउंड तो परिवर्तनशील आर समूह होते हैं, जिसमें से मेथाइल जुड़ सकता है। मेथाइल मतलब जिसमें CH3, एथाइल जिसमें डबल C हो, है ना, और या CH2, ये सब हो सकते हैं। और CH2 भी 1 से 19 कार्बन होते हैं, ठीक है, 1 से 19 तक कार्बन हो सकते हैं CH2। लास्ट में तो वही मेथाइल जुड़ना ही है, ठीक है। तो इतनी संख्या होते हैं कार्बन की। तो ज़्यादातर जो वसा होती है उसमें आर समूह जो रहता है वो CH2 के 16, 17, 18 कार्बन वाली होती है, ठीक है। कितने कार्बन की संख्या होती है, CH2 के 16, 17, 18 ज़्यादातर आर समूह के, ठीक है, वसा अम्ल में। अब वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड, एक संतृप्त, एक असंतृप्त। संतृप्त मतलब कि वो तृप्त हैं, वो पूरे हैं, पूर्ण हैं। असंतृप्त मतलब पूर्ण नहीं है, उनमें कुछ और भी जुड़ सकता है, कुछ और भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, अनसैचुरेटेड हमने अलग अलग करके दर्शाया है, इनके क्या हमने फ्रेंड करके दिखाया, अलग अलग करके दिखाया। तो संतृप्त, असंतृप्त देखेंगे। सबसे पहले संतृप्त, इनमें द्विबंध, डबल बॉन्ड नहीं होते, डबल बॉन्ड नहीं होते, सीधी श्रृंखला होती है, डबल बॉन्ड नहीं होते। इनमें द्विबंध होता है, और जहाँ पर द्विबंध मिलता है वहाँ पर टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी श्रृंखला बन जाती है। द्विबंध यहाँ मिल रहा है, ये दोनों का नहीं, तो ऐसे टेढ़ी हो गई। और इसमें सीधा सीधा होता है सैचुरेटेड में, पूरे कार्बन लगे रहते हैं, आराम से हाइड्रोजन लगे रहते हैं, यहाँ पर कोई जगह नहीं रहती है, डबल बॉन्ड रहता है, टेढ़ी रहती है, और हाइड्रोजन जुड़ने की संभावना रहती है, उसमें कोई जगह नहीं रहती है संतृप्त में। तो प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन तृप्त होते हैं, इसमें प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन तृप्त नहीं होते, डबल बॉन्ड हटकर एक और हाइड्रोजन जुड़ सकता है, ठीक है। सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था पर होते हैं, सामान्य तापमान पर संतृप्त, और असंतृप्त अनसैचुरेटेड सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं, किसी अवस्था में तरलीय अवस्था में रहते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मक्खन, घी, ये सब क्या है, ठोस अवस्था में रहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में कौन कौन से हो गए, जैसे मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ठीक है। तो ये किसके, अनसैचुरेटेड। यहाँ पर एक अपवाद आता है, जो कि तेल है, पर वो क्या हो जाता है, उसमें ज़्यादा मात्रा सैचुरेटेड उनकी रहती है, लेकिन वो तेल है कौन सा, नारियल का तेल, जो कि क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में रहता है सामान्य ताप पर वो तेल है, ये एक अपवाद है अनसैचुरेटेड का, कि नारियल का तेल। अब गलनांक ज़्यादा होता है किसका, सैचुरेटेड का, अनसैचुरेटेड का गलनांक कम होता है। गलनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉयल जो मारता है उसको ज़्यादा होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में जो उससे पहले तरलीय अवस्था में, फिर उसके इसका गलनांक कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जल्दी से गल जाता है। और ये जंतु वसा, एनिमल फैट से प्राप्त होता है, ये पादपों से प्राप्त होता है अनसैचुरेटेड में। मैंने बोला मूंगफली का, सरसों का, और ये सब देखो, अभी हम देखेंगे इसके भी एग्जांपल। ये मानवों के लिए, अब देखो क्या लाभकारी, क्या लाभकारी नहीं है। हमारा जो सैचुरेटेड जो है, जो कि फैटी एसिड सैचुरेटेड है, जिसमें कार्बन की श्रृंखला है, जो कि जिसमें कम हाइड्रोजन जुड़ने की, कम अभिक्रिया होने, क्रिया करने की संभावना रहती है, इस वजह से ये मानवों के शरीर के लिए कम लाभकारी होता है, क्योंकि यह क्रियाशीलता नहीं दिखाता, वह शरीर में एकत्रित संचित हो जाता है, जिससे मोटापा आता है। मोटापा आता है, संचित होता है, कम क्रियाशील होगा, जल्दी से नहीं क्रिया करके अपचयन होकर क्या देगा, ऊर्जा देगा, है ना, तो इकट्ठा होता रहेगा, फैट जमा हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा हमारा अनसैचुरेटेड, जो असंतृप्त है, यह क्रियाशील होता है, वह ऊर्जा प्रदान करता है ना, वह शरीर के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, ऑलिक एसिड, ठीक है, लिनोलिक एसिड, ठीक है, लिनोलेनिक एसिड, है ना। एक और है उसका उदाहरण है आर्किडोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, आर्किडोनिक और ऑलिक एसिड, ये सब उदाहरण है किसके, अनसैचुरेटेड के। सैचुरेटेड के उदाहरण 2 है, जिसमें एक आता है पामेटिक एसिड और एक आता है स्टेरिक एसिड। पामेटिक और स्टेरिक एसिड क्या है, हमारे सैचुरेटेड है ना। अब हम बात करेंगे ऑलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक, आर्किडोनिक, ये सब कितने बंद के होते हैं। देखो ऑलिक जो है वो हमारा एसिड, वो एक बंदी होता है, द्विबंध रहता है, एकल द्विबंध रहता है। और इसमें मतलब ये 2 रहते हैं, किसमें, लिनोलिक ने
लिनोलिक एसिड में, लिनोलेनिक एसिड में त्रिबंध रहता है। चतुर्थ द्विबंध किस में रहता है? आर्किडोनिक में। तो जो एक बंध रहते हैं, एक द्विबंध रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मूफा। मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पूफा हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें द्विबंध त्रिबंध चतुर्बंध कितने द्विबंध रहेंगे, ठीक है। तो एक से ज़्यादा रहेंगे तो पूफा, तो एक रहेगा तो मूफा। मूफा वाले कौन से हो गए? ऑलिक एसिड, और जो जितने भी वो सब पूफा में जाते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा द्विबंध वाले, लियोनोलिक, लियोनेलिक और एरेकिडोनिक, ठीक है। जैसे कि पूफा वाले अच्छे होते हैं, सफोला जो ज़्यादा क्रिया करेंगे, ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेंगे। सफोला जो होते हैं सनफ्लावर का तेल होता है, सनफ्लावर एसिड तेल। तो ये अभी हमारे क्या ख़त्म हुआ है? फैटी एसिड अभी ख़त्म नहीं हुआ। आवश्यक वसा अम्ल कौन सा है? पूफा आवश्यक। अच्छा, देखो भाई, अब हमने वसा अम्ल को, फैटी एसिड को भी दो भाग में और विभाजित कर दिया। कौन सा आवश्यक है, कौन सा अनावश्यक है? आवश्यक वो जो कि हमारे शरीर में नहीं निर्मित हो रहा, नहीं बन रहा है, हमें दूसरी पोषण चीज़ों से ज़रूरत है, पोषणीय पदार्थों से आवश्यकता है हमारे शरीर को, ठीक है। और वो अनावश्यक वो होता है जो कि हमारे शरीर में ही बन रहा है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे शरीर में निर्मित हो रहा है, तो उसको हमने क्या कहा है? अनावश्यक। तो आवश्यक जो होते हैं, जो कि हमारे शरीर में नहीं बनते, वो होते हैं पूफा वाले, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लियोनेलिक, लियोनिक, और हमारे कौन से अभी मैंने एग्जाम्पल आरेकिडोनिक, ठीक है। तो ये जो हमारे पूफा वाले जो भी हैं आवश्यक हैं, हमारे शरीर में नहीं। ऑलिक और जो वसा अम्ल एनिमल वाली थी, कौन कौन सी थी? अभी हमने पाल्मेटिक और कौन सी थी? और स्टेरिक। तो ये जो स्टेरिक, पाल्मेटिक, ऑलिक, ये सब हमारे अनावश्यक है क्योंकि हमारे शरीर में बनते हैं, है ना। ऑलिक भी कुछ मात्रा में बनता है, ठीक है। अब हम लिपिड्स की बात करेंगे कि अब लिपिड है क्या। लिपिड की बात करें, इसमें फैटी एसिड देखा था, और ग्लिसरॉल की भी हम बात करेंगे। जब फैटी एसिड के साथ एल्कोहल, प्रोपेन, ग्लिसरॉल, मैंने बताया था ग्लिसरॉल का एल्कोहल है, प्रोपेन है, के बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है, एस्टर बंध, है ना, बनते हैं। एस्टर बंध से ये आपस में जुड़ते हैं। अब एस्टर बंध से होता है क्या? H2O अलग हो जाएगी, ठीक है। तो जब H2O अलग होती है ग्लिसरॉल से, मतलब कि जैसे कि क्या होता है एस्टर बंध में, ग्लिसरॉल क्या होता है? एक प्रोपेन है, जगह 3 कार्बन है, ठीक है, और ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जो OH है, सॉरी OH लगे हुए हैं, है ना, इस तरीके से H इधर लगे हुए हैं, OH लगे हुए हैं। तो OH से जब हमारा कार्बोक्सिलिक समूह का H आपस में जुड़ते हैं तो उसका H और इसका OH, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या, हाँ OH, तो वो OH और इसके H से अलग हो जाता है, H2O अलग हो जाएगी। तो और ये जो बंध बनेगा उसी को हम एस्टर बंध कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, जिसमें H2O अलग होती है। अब जिसमें 3 जल के अणु, अगर मान लो तीनों ऑक्सीजन, तीनों OH से जुड़ गए तो क्या बनेगी भाई? तीन फिर एस्टर बॉन्ड बनेंगे तो 3 H2O अलग होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड जुड़ सकते हैं, ज़्यादातर लिपिड में 3 ही जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो उससे हम ट्राईग्लिसराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राईग्लिसराइड। अगर एक होगा तो एकल ग्लिसराइड बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड बोलेंगे। अगर 2 होंगे तो हम उसे डाइसेक्राइड बोलेंगे, डाइग्लिसराइड बोलेंगे, डाइग्लिसराइड। ट्राई ज़्यादातर होता है, ट्राईग्लिसराइड, ठीक है। तो हम क्या होता है? ग्लिसरॉल क्या, एक प्रोपेन है, एक अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन है, सो OH में जब हमारे कार्बोक्सिलिक समूह का फैटी एसिड का जब जुड़ेगा तो उससे उसका OH और इसका H अलग हो जाएंगे, तो O के और किसके बीच में, कार्बन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा उसे एस्टर बॉन्ड लगेंगे, बस बात खत्म। अब लिपिड के प्रकार होते हैं। लिपिड देखो कौन कौन है? एक सरल प्रकार है जो कि सिंपल रहेगा, जो कि केवल और केवल उसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड रहेंगे। एक जटिल होगा, जटिल मतलब कि जिसमें लिपिडीय होगा, मतलब कि उसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के साथ कोई और समूह जुड़ा रहेगा। मान लो फॉस्फेट समूह जुड़ गया, है ना, या और भी बहुत सारे ग्लूकोज समूह, कार्बोहाइड्रेट समूह जुड़ गया, ठीक है। तो ये हो गया जटिल। तो सरल कौन सा होता है? मोनोग्लिसराइड। तो सरल में जैसे मोनोग्लिसराइड, जिसमें से केवल एक ही उसके साथ जब जुड़ेगा, है ना, ग्लिसरॉल और वसा जब एक ही जुड़ते हैं, ठीक है, आपस में एक ही क्या कहते हैं, कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना, प्रोपेन के, उससे जुड़ता है जब कार्बोक्सिलिक समूह, है ना,
तो उससे फैटी एसिड जुड़ता है, तो मोनोग्लिसराइड उसे कहेंगे, जिसका उदाहरण है मोम, है ना, वैक्स जिसे कहते हैं, बी वैक्स भी बोलते हैं, ठीक है, मोम बी से आता है, बी से आता है, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते से आता है। अब एक होता है सिरुमन, जो हमारे कान में होता है, कान में ही मोम रहता है, ईयर वैक्स जिसे हम बोलते हैं, तो मोनोग्लिसराइड है, ठीक है। अब जटिल में कौन सा, जटिल में अन्य समूह होंगे, ठीक है, प्रोस्थेटिक समूह जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा प्रोस्थेटिक समूह, फॉस्फोलिपिड बना लिया, इसका उदाहरण लेसिथिन। लेसिथिन जो है वो लेसिथिन हमारी दो जगहों पर रहती है, एक तो कोशिका की सेल मेम्ब्रेन में, झिल्ली में रहेगी, ठीक है, तो एक तो झिल्ली में हो गई, है ना, मेम्ब्रेन में हो गई झिल्ली लेसिथिन, और एक लेसिथिन किस में रहती है, हमारी कुपिका में, जो हमारी फेफड़ों की, जो हमारे क्या फुफ्फुस की जो कुपिका एल्वुलाई रहती है, उसमें क्या रहते हैं, लेसिथिन रहता है, जो कि उसको पिचकने से रोकता है, पिचकने से बचाता है। जो मान लो कुपिका पिचक गई तो काम कैसे करेगी, तो पिचकने से बचाता है, कौन सा, लेसिथिन, ठीक है, लेसिथिन, जो कि एक क्या है, फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेट समूह के जुड़ने से लिपिड के साथ लेसिथिन बनता है। अब एक है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट लिपिड जुड़ जाएगा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, गैलेक्टोज होता है। अब ये गैलेक्टोज जब उससे जुड़ता है तो बनाता है सेरिब्रोसाइड। अब यही चीज़ मैं बता रहा था, जब हम बात करते हैं ग्लाइकोज और गैलेक्टोज जब जुड़ते हैं, है ना, तो क्या बनाते हैं, हाँ, तो गैलेक्टोज, हाँ सॉरी, गैलेक्टोज को हमने क्या कहा था, ब्रेन शुगर, जो कि कहाँ पर काम करेगी, न्यूरॉन के ऊपर लग जाती है, जो कि लैक्टोज में रहती है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज रहता है, इस तरीके से मैंने बताया था, जो कि ब्रेन शुगर कहलाती है। तो ये जब लिपिड के साथ जुड़ती है तो ये बनाती है कौन सा सेरिब्रोसाइड, है ना, ग्लाइकोलिपिड बनेंगे सेरिब्रोसाइड। सेरिब्रोसाइड ही एक तरह का केमिकल रहता है जो न्यूरॉन्स के ऊपर, तंत्रिकाओं के ऊपर चढ़ा रहेगा। तो यहाँ पर इसकी बात हो गई। तो इसी के साथ लिपिड वाला पोर्शन ख़त्म होता है, छोटा सा ही था। तो अब हम शुरू करेंगे न्यूक्लिक अम्ल, है ना, और भी 2-3 टॉपिक है हमारे, लास्ट में एंजाइमों में पढ़ना है, तो अभी बचा है।